हाय फ्रेंड्स, आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान पार्ट 2 लेके। तो थोड़ा सा रिकैप। हम लोगों को पता है कि जब ब्रिटेन में सत्ता चेंज हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ और अनएक्सपेक्टेडली कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली आए प्रधानमंत्री बन के, तो वो इसी वादे के साथ आए थे कि अपने देश की इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ब्रिटेन की इकोनॉमिक्स को, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में एकदम चकनाचूर हो गई थी, कर्जे से लद गई थी। ना एम्प्लॉयमेंट, ना ढंग की इकोनॉमी, ना ढंग का काम हो रहा है, अशांति फैली हुई थी। ऐसे में उनके लिए इंडिया को कॉलोनी की तरह अपने अंडर में रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि गांधी जी का आंदोलन और हमारे यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई शहीद होता था अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो ठीक है साहब, आज़ादी मिली, हम उसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, सबको मालूम है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया जो अडॉप्ट हो गया, एंड दैट वाज ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। और 2 महीने के बाद में 26 ऑफ जनवरी 1950 को ये हमारे देश में लागू कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया, इनैक्ट कर दिया गया। ओके, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, 24 ऑफ जनवरी को हमारे देश के 284 सबसे ज़्यादा काबिल होनहार लोगों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया था, इसके ऊपर साइन किया था। सोचिए कैसा दिन रहा होगा वो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, इस तरह के लोग, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल लाइन में खड़े होंगे एक एक करके और आके अपने सिग्नेचर कर रहे होंगे। क्या समा रहा होगा वो। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि मेरा एक और पर्पज़ है ये सीरीज़ शुरू करने का, कि हमें अपने देश से जो थोड़ा सा डिटैचमेंट होता जा रहा है इस पीढ़ी को, वो वापस आए। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, महामना मदन मोहन मालवीय, इस तरह के लोग पैदा हुए। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि यहाँ पे एक संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको देख के अब बहुत से दूसरे देश अपना संविधान बनाते हैं। ओके, ये देश ऐसे नहीं बन गया। और इस देश का जो संविधान है वो एक फ्लूइड संविधान है, वो रिजिड नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक स्कोप रखा गया है वो रखा गया अमेंडमेंट्स का, कि आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ओके, और अभी तक 104 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे और हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान का प्रीएम्बल क्या है। अब बात आ जाती है प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बैंकिंग पढ़ी है, उनको मैंने जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ाया था, या जो मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है आरबीआई के प्रीएम्बल के ऊपर। अगर आपने प्रीएम्बल समझ लिया किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी बुक का, तो समझ लीजिए आपने नस पकड़ ली, आपने एक जड़ पे आप कब्ज़ा कर गए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। तो ये ऐसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस ये शुरुआत किससे होती है? वी से होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, ये हम लोगों ने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये 3 शब्द हमने उधार लिए हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू, हम ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने आपको बता दिया, सॉवरेन का मतलब होता है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। इसका मतलब हमें अपनी रक्षा खुद करनी है।
मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि किस चीज़ के लिए 3.6 मिलियन आर्म्ड सोल्जर्स खड़े हुए हैं, क्योंकि अब हमारी रक्षा करने कोई और नहीं आएगा। यू आर सॉवरेन। आपको अपने देश की सीमाओं की रक्षा खुद करनी होगी। राइट? ओके, समझ गया? सॉवरेन है, हमारे देश के लोगों का ही निर्णय चलेगा यहाँ पे, और हमारे देश के लोग अपनी 1 इंच ज़मीन भी किसी को देने नहीं देंगे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। डेमोक्रेटिक, आपको पता है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे यहाँ पे कोई इम्पोज नहीं कर सकते आप किसी को कि नहीं ये इस फैमिली का है, ये उधर का है, ये बहुत पावरफुल है, ये तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं। पब्लिक जिसे इलेक्ट करेगी वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा और कौन मिनिस्टर क्या बनेंगे, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमें किसी भी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बुक आप देख लीजिए तो देश कैसे चलाते हैं पता चल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो पहले फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens। क्या और हमने अपने सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना है? जस्टिस। जस्टिस 3 तरह का, सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक, और पॉलिटिकल राजनैतिक। ये न्याय हमें देना पड़ेगा अपने देश के हर नागरिक को। लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज़ की? दूसरा है ना जस्टिस के बाद लिबर्टी, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मुझे मेरा धर्म पालन करने से कोई नहीं रोक सकता, और इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को भी कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सब बराबर हैं। तभी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये सीखो कि इस देश में हर नागरिक का अधिकार एक जैसा है, किसी का भी कम या ज़्यादा नहीं है। इसलिए हर धर्म की, हर नागरिक की इज्जत करना आपको आना चाहिए। ठीक है? उसके बाद इक्वालिटी, तीसरा पॉइंट है इक्वालिटी, मतलब बराबर है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका ये नहीं कि मुझे तो आईएएस में अपीयर होने का अधिकार मिल रहा है लेकिन किसी गरीब बच्चे को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया। एंड टू प्रोमोट एमंग देम ऑल। और अब यहाँ पे एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, क्या प्रोमोट करना है? फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी माने भाईचारा, कंट्री में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, संविधान ने दी है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप हमारे संविधान का प्रीएम्बल समझ गए। प्रीएम्बल का मतलब होता है उसकी एसेंस, उसके अंदर क्या भावना है और वो बुक या वो इंस्टीट्यूशन क्या अचीव करना चाहती है। तो दिस इज़ अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, विच इज़ ए यूनिक बुक। थोड़े से और ट्रिविया जान लेते हैं, शायद आपके एग्ज़ाम में कभी कुछ ऐसा आ जाए, हो सकता है। तो देखिए, हमारा जो संविधान है ये हैंड रिटन है, ये तो आपको पता है। हाथ से लिखा गया था, 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश। इसके लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। तो रायज़ादा साहब की राइटिंग ऐसी थी, हैंड राइटिंग की पूछिए मत। कैलीग्राफी उन्होंने जो लिखी है इटैलिक्स में लिखी है, और वो ओरिजिनल मैनस्क्रिप्ट्स, जिन्हें मैनस्क्रिप्ट कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है जिसे हिंदी में, तो वो पांडुलिपियाँ जो इसकी हैं वो कहाँ रखी हुई हैं? वो रखी हुई हैं हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, हीलियम से भरे हुए संदूकों में। ट्रांसपेरेंट है, ग्लास लगा हुआ है उसके ऊपर। आप पार्लियामेंट अगर कभी जाएं, जो कि हर नागरिक का एक अधिकार है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये दोनों वहाँ पे रखी हैं। अब देखिए, हुआ ऐसा कि इनको लिखा तो गया लेकिन हर पेज पे बहुत सुंदर ड्राइंग्स भी बनाई गई। तो ये सुंदर ड्राइंग्स हमारे 2 बहुत बड़े शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, एक थे राम मनोहर सिन्हा और दूसरे थे नंदलाल बोस। तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने इन पे हर पेज पे बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाई हुई हैं।
नंदलाल बोस इस देश के सबसे बड़े चित्रकारों में, आर्टिस्ट में, पेंटर्स में आते हैं। इनकी पेंटिंग्स वर्ल्ड के लगभग हर बड़े म्यूज़ियम में या जहाँ पे कलेक्शंस दिखाए जाते हैं आर्ट के, आर्ट गैलरीज में रखी हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी पेंटिंग्स का ऑक्शन और रीऑक्शन होता है। तो दिस इज़ अबाउट सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इसका पहला प्रिंट लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला जो प्रतिलिपि कहेंगे जिसे हम, प्रिंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि, ओरिजिनल कॉपी कहते हैं पांडुलिपि। प्रतिलिपि इसकी पहली ली गई थी, पहला प्रिंट लिया गया था, दैट वाज इन देहरादून। तो मुझे फ़ख्र होता है क्योंकि मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। तो GSI ने इसका लिथोग्राफिक सेटिंग किया था इसका, जिसके बाद इसके प्रिंट लिए जा सकें। और तो ये हमारे थोड़े से एक ट्रिविया हैं, कभी कभी आ जाता है आपका। अब आता है कि 26 ऑफ जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान एक्सेप्ट हुआ, तो उस दिन और क्या क्या हुआ। देखिए, उस दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान एक्सेप्ट हुआ, उसी दिन हमारे देश का ध्वज, जो फ्लैग है, फ्लैग ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राई कलर, और हिंदी में क्या कहते हैं हम जिसे, तिरंगा, तिरंगा भी उसी दिन एक्सेप्ट किया गया। तो तिरंगा भी हमारे देश में फॉर्मली हमारे देश का एक हिस्सा बन गया ऑन 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारे देश का जो एक एम्ब्लेम है, एम्ब्लेम समझते, चिन्ह, हमारे देश का चिन्ह क्या है, हर करेंसी नोट पे, हर सरकारी कागज़ पे एक, आपने देखा होगा, आपको 3 शेरों का एक शेर, लायंस का एक मूर्ति दिखती है, और जिसके नीचे एक चक्र दिखता है। तो दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर, जो सारनाथ में है, और ऊपर इसका जो पिलर है, स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, उसके ऊपर ये रखा हुआ था। ओके, इसको कहते हैं लायन कैपिटल। तो लायन कैपिटल रखा हुआ था, वो टूट गया था, उसको सारनाथ के ही एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। सारनाथ इज़ नियर वाराणसी, तो वहीं पे सारनाथ में ही जो एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, उसमें इसको रखा हुआ है ओरिजिनल। लेकिन उसी दिन ये अडॉप्ट हुआ था एज आर नेशनल एम्ब्लेम। लेकिन इस नेशनल एम्ब्लेम में एक चीज़ और जोड़ी गई है, ओके, जो है हमारा नेशनल, एक आप कह लीजिए कि मोटो, दिस इज़ नोन एज नेशनल मोटो। क्या है हमारा नेशनल मोटो? सत्यमेव जयते। आपने पिक्चर्स देखी होंगी, हर जज के पीछे, हर चेंबर में लिखा होता है ना, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है, इसका मतलब असत्य की जीत नहीं होती। ये एक श्लोक है, कहाँ से लिया गया है? हमारे मुंडक उपनिषद से। एक बार पहले मैंने आपको बताया था, जब मैं भगवान राम की कहानियों के बारे में बताता था, कि वेद और उपनिषद एक साथ ही बने हैं। तो उपनिषद जो हमारे देश के हैं, उनकी उतनी वैल्यू है जितनी वेदों की है, क्योंकि उपनिषद वेदों के ऊपर की गई टीका टिप्पणियाँ हैं। उतने ही बड़े ऋषियों ने उपनिषद लिखे हैं जितने बड़े ऋषियों ने वेद लिखे हैं। तो मुंडक उपनिषद है, उससे लिया गया एक श्लोक, उसमें पहले 3 शब्द ये, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। इसको कहते हैं हमारा नेशनल मोटो। ओके, हमारा उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का। तो आज हमने नेशनल मोटो के बारे में जाना, आज हमने हमारे नेशनल एम्ब्लेम के बारे में जाना, जो कि लायन कैपिटल है। आपको 3 लायन दिखते हैं, लेकिन हैं कितने? 4। पीछे वाला कैसे दिखेगा? तो नहीं दिखेगा, तो ढका हुआ रहेगा आपकी नज़रों से, लेकिन 4 हैं। ओके, और ये अशोका स्तंभ से लिया गया, अशोक के उससे लिया गया है, और इसमें से ही जो नीचे चक्र है जिसमें 24 स्पाइक्स हैं, वो हमारे देश का फ्लैग जो है उसके बीचों बीच है वो, ठीक है। तो हमारे देश के फ्लैग को भी इसी रूप में 26 ऑफ जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। चलिए, और हम अपनी थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लेते हैं, और क्या क्या अडॉप्ट किया गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया था। किसने लिखा था हमारे देश का राष्ट्रीय गान? बताइए। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर
ने एक और गीत भी लिखा, आमार सोनार बांग्ला। ओके, वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ये गौरव सिर्फ एक भारतीय को मिला है कि उसके लिखे हुए 2 गीत 2 देशों के नेशनल एंथम हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? तो देखिए, आज हमने ये जाना कि हमारा नेशनल एंथम जो कि जनगण मन है, जिसे 52 सेकंड 52 सेकंड्स में गाया जाता है, वो भी 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था, ऑफिशियली। लेकिन एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देहरादून का एक और एंगल आने वाला है। तो देहरादून का एंगल ये है कि वहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल है जिसे हम इंग्लिश में द डून स्कूल कहते हैं, और वैसे उसका नाम दून स्कूल है क्योंकि देहरादून है, देहरादून नहीं है। तो दून स्कूल ने 1935 में हमारे नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था। 1935, आज़ादी से 12 साल पहले ही दून स्कूल में ये गाना, ये गीत गाया जाता था। तो देखिए, यह तो हो गया हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ हमारा सुजलाम सुफलाम, है ना, वंदे मातरम, जो आप जानते हैं, जैसे वंदे मातरम के नाम से दुनिया जानती है। तो दोनों में फ़र्क करना भी सीख लीजिए। तो आज आपको जो जानकारी मिली है उसका तार आगे लेके अब हम जाएंगे, अगली बार हम व्याख्या करेंगे, हम थोड़ा सा डीप जाएंगे और देखेंगे कितने आर्टिकल्स हैं हमारे इसमें, कितने हमारे इसमें जो हैं अमेंडमेंट्स, मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए आपको जानने में आज बता दूं, खुशी होगी ये जान के, या पता नहीं आप कैसा फील करें कि 42nd अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा चेंज किया जो कि आर्किटेक्चरल चेंज था, जो कि एक बहुत ही अजीबोगरीब चेंज था। इसका एम्ब्लेम चेंज कर दिया गया। इसके एम्ब्लेम में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स ऐड कर दिए गए। व्हेन देयर वाज इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में मीटिंग बुला के एम्ब्लेम में चेंज किया और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड उसमें जोड़ दिए। तो ये 42nd अमेंडमेंट था नवंबर 76 में, 2 नवंबर 1976 में। तो इसी तरह के कुछ अमेंडमेंट्स की भी हम बात करेंगे और थोड़ा सा अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूशन के हम बात करेंगे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की। ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए? ये लिए गए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जैसा मैंने कहा कि हमने कई जगहों से कई चीज़ें बोरो की हैं। आयरलैंड से बोरो किया है, फ्रांस से बोरो किया है, यूएसएसआर से बोरो किया है। दैट टाइम देयर वाज नो रशिया, देयर वाज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, तो ये मैं सेकेंड एपिसोड अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपको कैसा लगा बताइएगा, क्वेश्चंस हों पूछिएगा। थैंक यू सो मच।